Hello students, today we will discuss about static keyword in Java programming language. You have already seen many types of keywords in Java. So काफ़ी confusion है particular static variable के या static member functions के या static keywords के regarding different places पर different तरीके से इसका utilization है. ठीक है, तो start करते हैं. ठीक है, अब ये स्टैटिक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दीजिए. ठीक है, तो स्टैटिक जो है आपका स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो सकता है. ठीक है, और आपका अगर हम बोलें तो एक क्लास की बात करें तो क्लासेस में भी अभी आपको बना के दिखाएंगे, कंफ्यूज मत होना. इनर क्लास कैन बी स्टैटिक. ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार ध्यान देना. ये चीज़ें जो है हम स्टैटिक कर सकते हैं. कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो अभी देख लेंगे. लेकिन अभी के लिए आप मेंबर वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं, मेंबर फंक्शन को बना सकते हैं, इनर क्लास को बना सकते हैं. ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल को बना सकते हैं. मेंबर वेरिएबल क्या हुआ? ठीक है, तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है. लोग कहते हैं सर वेरिएबल अलग चीज़ होती है क्या, मेंबर वेरिएबल अलग चीज़ होती है क्या? सी की बात करें तो दोनों एक ही चीज़ होती है. लेकिन अगर सी प्लस प्लस और जावा की बात करें तो मान लीजिए आपने कोई क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर आप जो भी वेरिएबल लिख रहे हैं ये सारे वेरिएबल, या आप वैल्यूज ना भी डालें तो ये जो वेरिएबल है ये आपका क्या होता है, मेंबर वेरिएबल होता है. ठीक है, क्या होता है, मेंबर वेरिएबल. और एक चीज, अगर हम जावा की बात कर रहे हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तो आपको पता है ये जो पर्टिकुलर इंट ए है ये हर ऑब्जेक्ट का भी पार्ट होगा. ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंशिएट करना बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो इंट ए है ये मेंबर वेरिएबल तो है ही इस क्लास का, साथ साथ में इसको आप क्या बोल देते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोल देते हैं. तो एक ही बार में समझ जाइए आप, ये जो चीज़ है वो आपकी इंस्टेंस वेरिएबल भी कहलाएगी क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का ये पार्ट होगा ही होगा. आपने मान लीजिए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, मान लीजिए आपके यहाँ 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो हर एम्प्लॉय का जो पार्ट है वो ए कंटेन करता ही होगा. अगर बी लिखेंगे तो बी भी कंटेन करेगा. तो ये आपका मेंबर वेरिएबल हुआ. मेंबर फंक्शन की बात करें तो मान लीजिए आपने लिखा void run और कुछ भी आपने इसके अंदर लिखा, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपका क्या हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया. ये आपका क्या हो गया, मेंबर फंक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि ये क्लास का मेंबर है तो मेंबर फंक्शन हो गया. और आपका पर्टिकुलर हर जो फंक्शन है वो इसके थ्रू अपने आप को काम, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इसके थ्रू चीज़ों को एक्सेस कर लेगा, तो कोई इशू नहीं है. तो ये दोनों ही तरीके से लिखा जाता है. अब अगर हम बात करें, अगर इसको स्टैटिक कर दें, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ स्टैटिक इंट बी, राइट. तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल हुआ. तो स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड to make any particular member variable or function or inner class a static. ठीक है, तो ये आपका static variable हुआ. इसी तरीके से function की बात करें तो मान लीजिए आपने इसको आगे static keyword लगा दिया, तो ये भी आपका static particular फंक्शन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप फंक्शंस को और वेरिएबल्स को स्टैटिक कर सकते हैं. और अगर इस क्लास को मैं यहाँ ख़त्म करूँ और इससे पहले
आपके लिए यहाँ पर लिख दूँ एक और क्लास के ही अंदर मैं लिख दूँ क्लास फास्ट नाम से, मान लीजिए रन फास्ट है तो मान लीजिए इसमें एक और क्लास मैंने फास्ट नाम से लिख दी और यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया, तो ये इनर क्लास हो गई आपकी ये, ठीक है। तो ये एक अलग क्लास हो गई है, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया है, ये स्टैटिक फंक्शन हो गया है। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास में है ये क्या है, स्टैटिक इनर क्लास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम काम करते हैं। इस क्लास जो इनर क्लास है इससे कैसे चीज़ों को एक्सेस करते हैं ये अभी प्रोग्रामिंग में देख लेंगे, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर मैं स्टैटिक लगा सकता हूँ क्या, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ लिख सकते हैं पब्लिक, जब आप मेन क्लास की बात करेंगे जो क्लास बाहर है और उसके अंदर कोई क्लास नहीं है, या अंदर क्लास है भी तो जो आपकी क्लास रहती है उस पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो आज या तो आप पब्लिक कर सकते हैं और या फिर आप वहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। उस केस में कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको क्या मान लेगा, डिफॉल्ट, ठीक है, इसको डिफॉल्ट मान लेता है, ठीक है। तो जावा का ही एक टाइप है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एक जावा में एक्सेस स्पेसिफायर्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपके एक तरीके से चारों जो हैं वो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के, ठीक है। पब्लिक सबको पता है, प्राइवेट सबको पता है, हालांकि हम इसको डिस्कशन करेंगे अभी जब इसके बाद इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी ये बात कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। पब्लिक के केस में सबको पता ही है, प्राइवेट भी सबको C++ में पता है। अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया किसी वेरिएबल या फंक्शन को तो उसको आप उस पर्टिकुलर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट के केस में पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल होता है। बात रहती है प्रोटेक्टेड की और डिफॉल्ट की, यहाँ पर आपको पैकेज लेवल एक्सेस देखने को मिलता है। और डिफ़ॉल्ट जो है ये पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप कुछ भी वेरिएबल्स के या फंक्शंस के सामने नहीं लगाते हैं या क्लास के सामने नहीं लगाते हैं तो वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानता है, डिफ़ॉल्ट टाइप इसका लेता है। इसको भी आप जो है ऐसा नहीं है कि आप एक सेम पैकेज के अंदर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने डिफ़ॉल्ट लगा दिया या ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट लग गया, आप नहीं लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है वो सेम पैकेज के अंदर कितनी भी क्लासेस एक दूसरे को एक्सेस कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक सेम पैकेज से बाहर नहीं होगा, वो थोड़ा सा इशू है। तो वो अभी पूरा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने बताया कि इतने टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। तो एक इनर क्लास के लिए आप क्या लिखा, एक नई चीज़ आती है स्टैटिक भी आप लगा सकते हैं जो कि एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है बट स्टिल एक कीवर्ड जो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप स्टैटिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ या तो पब्लिक लगाएंगे या कुछ नहीं लगाएंगे। जब कुछ नहीं लगाएंगे तो आपका कंपाइलर इसको क्या मानेगा, कंपाइलर मानेगा कि ये डिफ़ॉल्ट है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि आखिर ये स्टैटिक है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टैटिक आपका वेरिएबल्स है ये आपका क्लास, ये क्लास से रिलेट करता है। द स्टैटिक रिलेट्स टू क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब आपने यहाँ पर स्टैटिक लिखा, यहाँ जब आपने स्टैटिक लिखा तो मैंने इसका नाम मेंबर वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल नहीं दिया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। ये किसका पार्ट होता है, ये क्लास का पार्ट है। तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल, इसको पूरी तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्या करेगा, ये आपके क्लास में एक ही बार बनेगा,
और ये नहीं है कि आपने 5 ऑब्जेक्ट बना दिए तो 5 स्टैटिक वेरिएबल बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो इन केस आपने ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल बनाए तो भी आप सबके पास सब जो है वो क्लास के इसको अगर एक्सेस करना है तो इसकी वैल्यू एक ही रहेगी। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉल कर सकते हैं और आप इसको सीधा क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी कई बार किया है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है, क्यों समझ नहीं आई है देखिए, मान लीजिए आप कहीं लिखते हैं सिस्टम, कितनी बार लिखा है आपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो अब समझिए आप, सिस्टम एक क्लास है। अब ये जो भी चीज़ है ये ऑब्वियस बात है क्लास के नेम के साथ डॉट लगा के कॉल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं स्टैटिक रही होगी, क्योंकि सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को ही हम सीधा क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप चीज़ों को अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं। अब ये क्योंकि क्लास का नाम आगे लग रहा है और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लग रहा है और फिर कुछ चीज़ कॉल हो रही है, तो ये 100% स्टैटिक ही रही होगी, क्योंकि ये आपको दिखता नहीं है, ये ऑलरेडी रिटर्न क्लासेस हैं, उनके अंदर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो आपको उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप जाकर के खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्टैटिक टाइप रहा होगा। हाँ, इसके बाद अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है वो डॉट ऑपरेटर से है, तो क्योंकि ये क्लास नहीं है तो आपको पता है कि सीधा आप चाहें तो उसको डॉट ऑपरेटर से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये आपका स्टैटिक होगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये क्लास का पार्ट होती है। और एक ये जो इनिशियलाइजेशन की बात करें तो जो स्टैटिक वेरिएबल्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइज, कल मैंने आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बताई थी, तो ये अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से इनिशियलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज रहते हैं। जैसे इंटीजर की केस की बात करें तो 0 थी, कल आपको मैंने पूरी लिख करके बताई थी मेन डेटा टाइप्स के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल का जैसे मैंने ऊपर बताया, स्टैटिक वेरिएबल हैज़ सिंगल कॉपी। सिंगल कॉपी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से ये नहीं बनेंगे। अगर आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो 5 स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनेंगे, वो पर्टिकुलर एक टाइप का जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो एक ही रहेगा, उसकी एक ही कॉपी बनेगी, मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी। ठीक है, तो कई बार जैसे आपको मैं रियल टाइम सिनेरियोस बताता हूँ अभी इसके बाद में, तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और स्टैटिक कीवर्ड से ये चीज़ जो है वो चालू होगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर स्टैटिक की मैं बात करूं और मान लीजिए इसका रियल एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की, जैसे आप कॉलेज में हैं, मान लीजिए कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे आएंगे कॉलेज के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए आप, तो अब जितने बच्चे आएंगे उतने ऑब्जेक्ट आप बनाते गए, तो ऑब्वियस बात है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए 1000 बच्चे आपने एडमिशन लिए, तो 1000 बच्चों के लिए, और आपने कंप्यूटर साइंस में किए, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस अगर छोड़ भी दें, कम से कम कॉलेज का नेम तो जो है वो आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक है, जब ऐसा है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम पूरे 1000 बच्चे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब में सेम रहने वाला है, तो क्यों ना मैं उसको स्टैटिक कर दूं। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर मैंने स्टैटिक नहीं किया तो 1000 बच्चों के लिए 1000 बार वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है आर्या वाली, वो हर बार एक नया वेरिएबल बनेगा, वो सबके लिए एसोसिएट होगा। लेकिन अगर आपने स्टैटिक कर दिया तो सिर्फ उसकी एक ही कॉपी बनेगी, और उस कॉपी को आप चाहें तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सीधा एक्सेस कर लेंगे। तो आपने 999 बार मेमोरी को बचा लिया और एक ही बार आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल की खासियत है। अब इसके अंदर थोड़े से प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हो सकती हैं, अगर मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की बात करूं। ठीक है, तो
फंक्शन के केस में क्या होगा कि स्टैटिक जो फंक्शंस हैं, ठीक है, स्टैटिक फंक्शंस की बात करूं तो ये आपके क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्टैटिक फंक्शंस कैन यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ स्टैटिक वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ void run और यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने ऊपर लिखा int a = 10 और यहाँ मैं लिखता हूँ a = 15। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ या एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक लगाऊं तो उस केस में क्या होगा, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल नहीं है और ये आपको एरर रिटर्न कर देगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, या तो आप इसको स्टैटिक लिखें, तब ये काम आपका प्रॉपर्ली कर जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है तो ये एरर रिटर्न करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो, अगर आपको स्टैटिक फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही मैनिपुलेट कर पाएंगे, जो नॉर्मल वेरिएबल होंगे उनको आप नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में अगर मैंने इसको स्टैटिक किया तो स्टैटिक के केस में ये आपका रन कर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ int b = 10 और यहाँ b = 15 करने की कोशिश करता हूँ तो ये अलाउड नहीं होगा। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग में भी प्रूव करके चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके ज़्यादा जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखिए। अगर आपको कहीं यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं काउंटर लगाना है, ठीक है, काउंटर लगाना है, आपको ये काउंट करना है कि भाई मेरे इस प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तो जब भी आप अगर उसको स्टैटिक नहीं करेंगे तो हर बार वो एक नया उसका जो है वेरिएबल ले लेगा और वो कभी भी आपका ऑटो इंक्रीमेंट होकर के आपको नहीं दिखेगा। आप क्या करेंगे, एक ही स्टैटिक काउंट नाम से बना दीजिए और जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उसको लूप में डाल दीजिए, तो वो हमेशा आपको जो है उसी पर्टिकुलर काउंट को प्लस करके दिखाता रहेगा। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक का केस जो है अब तक सभी को समझ में आ गया होगा, जहाँ भी हमने स्टैटिक का यूज़ किया। इनफैक्ट हमारा मेन फंक्शन इटसेल्फ ही हमने स्टैटिक बनाया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए। बाकी अभी इसका जो है प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वो अभी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं वो क्लास से रिलेट करते हैं, ऑब्जेक्ट से रिलेट उनका नहीं होता है। और क्योंकि वो क्लास से रिलेट करते हैं इसलिए उनकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती है, एक ही कॉपी बनती है और वही लास्ट तक चलते हुए जाती है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग के वे में देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इसका थ्योरेटिकल बहुत डिस्कशन किया। अब प्रोग्रामिंग वे में इसको देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम जो है वो आपका होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक क्लास बनाते हैं, स्टैटिक एग्जाम्पल के नाम से हमने बनाई हुई है। चलिए इसको ठीक करते हैं और यहाँ मान लीजिए हम लिखते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ हमको स्टैटिक के लिए एग्जाम्पल देखना है और स्टैटिक का एग्जाम्पल आप जब करेंगे तो थोड़ा सा कॉशियस आपको सिर्फ उसको लेकर के रहना है कि इसका स्कोप कहाँ चलता है, ठीक है। तो इसका स्कोप आपका क्लास का रहता है। चलिए तो ये हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहले सबसे बेसिक अगर हम प्रोग्राम उठाएं और एक क्लास बनाएं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिखा int a = 10। तो ये बेसिक मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया। एक और लिया int b = 20, राइट। तो ये दो आपने वेरिएबल लिए और इनको आप स्टैटिक करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, स्टैटिक कीवर्ड, अगेन you'll write here static
ठीक है। अब ये आपने मेन फंक्शन के अंदर क्लास के अंदर लिख लिया है और क्लास का नाम हम सेम नेम ऑफ वो कर देते हैं, स्टैटिक एग्जाम्पल। हालांकि इसका नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, एस कैपिटल आएगा, आप जब करेंगे तो एस कैपिटल लिख लें, हालांकि उससे आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपका जो है वो काम करता रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम इसके ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आप नहीं लिख सकते। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, आप समझिए मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। आप जो ये स्टैटिक कीवर्ड है, ये थ्योरी में शायद रह गया होगा, स्टैटिक जो कीवर्ड है उसको आप वेरिएबल्स के साथ में लगाते हैं तो आप फंक्शन के अंदर नहीं कर पाएंगे, तो लोकली इसका स्कोप नहीं होता है। यह भी अब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो स्टैटिक को अगर आप मेन फंक्शन के अंदर लिख देंगे तो ये काम आपका नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको, क्योंकि ये देखिए मेन फंक्शन भी तो एक स्टैटिक ही फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो आप एक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद थ्योरी में रह गई थी, तो ये आपको क्या लिखना है, हमेशा ऊपर ही लिखने होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप कोई एक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ ऐड करने का है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी इसको लिखता हूँ ऐड फंक्शन, ठीक है। इसको बना लेंगे अभी नीचे, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ से, एक मेरे को फंक्शन कॉल करना है, मान लीजिए सबस्ट्रैक्ट। ये लीजिए, ये दो फंक्शन मुझे बनाने हैं और ये मुझे चला करके देखने हैं। तो अभी ये कॉल होंगे नहीं होंगे, कैसे कॉल होंगे, वो अभी हम देख लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मुझे फंक्शन भी बनाना होगा। तो मान लीजिए मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखा फंक्शन का नाम इंट ऐड, मान लीजिए मुझे एडिशन कराना है और एडिशन जो है वो रिटर्न करेगा आपका क्या, a प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, a प्लस बी रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का भी फंक्शन जो है वो लिख लेंगे, ये लीजिए, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट का फंक्शन हो गया जो क्या करेगा, a माइनस बी करेगा, या आप b माइनस ए कुछ भी करवा लीजिए, हमारा b बड़ा है तो हम इसको b माइनस ए करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। ये क्या कर रहा है कि आपने एक पर्टिकुलर कोई क्लास बनाई स्टैटिक एग्जाम्पल नाम से, उस स्टैटिक एग्जाम्पल में दो फंक्शन, एक इंट रिटर्न टाइप वाला एडिशन, एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन, और उसको ऊपर आप जो है वो कॉल करवा रहे हैं यहाँ मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो कोई इशू मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसमें कहानी क्या है, क्या हम अभी तक इसी तरीके से कॉल करवाते आए हैं क्या चीज़ों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्या हम इस तरीके से करवाते आए हैं काम अभी तक? नहीं, हमने हमेशा कैसे किया है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चीज़ों को एक्सेस किया है और वो वैल्यूज़ हमको मिली भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्टैटिक अगर फंक्शन को कॉल करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लगा दूं तब ये आपका सही काम करेगा, देखना। चलिए स्टैटिक एंड सब्ट्रैक्ट, तो अब इसका मतलब क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि स्टैटिक फंक्शंस को कॉल करने के लिए आपको क्लास के नेम की ज़रूरत नहीं, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा स्टैटिक एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू ई न्यू, और फिर दोबारा इसको लिखूँगा स्टैटिक एग्जाम्पल को इस तरीके से, और उसके बाद में फिर ये जो स्टैटिक एग्जाम्पल मान लीजिए S1 है रेफरेंस, ठीक है। तो ये आपने किया और उसके बाद में S1 डॉट ऐड किया। तो इस तरीके से आपको करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सीधा क्लास के नेम से कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस लाइन को अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, जो एरर्स आएंगे उनको एक बार रिमूव करेंगे और फिर बात करते हैं। तो देखिए अब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे सबसे पहले। अच्छा, एक हमने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं करवाया है ना, तो अभी देखो आप एक बार, तो इसको रन करके देखो।
रन हो गया है, कोई इशू नहीं है, कंपाइल हो गया है, तो कंपाइलेशन में कोई इशू नहीं है, ब्लैंक लाइन आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम हमारा ठीक चल गया है, हमने कुछ प्रिंट इसमें नहीं करवाया था। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसको पहले एक बार प्रिंट करवाइए, फिर आपको बताएंगे वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप मान लीजिए इसको लिख दें। ठीक है, तो एक बार आप देखिए इससे क्या होता है, फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, कंपाइल्ड, वैल्यू आपको प्रिंट हो गई। चलिए अब इसके हमको क्या चेक करने हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है क्या वो इसको सही से जस्टिफाई करती है, तो वो हमको देखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट x इज इक्वल्स टू, या इंट x लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये जो ऐड से वैल्यू आ रही है इसको मैं x के अंदर डालता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं सब्सट्रैक्ट, तो चलो ठीक है वो प्रिंट हो भी गया है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस x को सीधा लिख देता हूँ। अब इसका मतलब ये x जो है ये आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार देखो होता है कि नहीं होता है और क्या एरर आती है, फिर आपको जो थ्योरी में पढ़ाया था वो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। देखिए क्या एरर आपको निकल के आ रही है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो x आप लेकर के चल रहे हैं ना इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ये स्टैटिक नहीं है, और ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये आपका स्टैटिक ही चीज़ों को लेकर के और काम करेगा। तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है, इसीलिए आप जब यहाँ x लिखते हैं तो वो आपको एरर रिटर्न करता है। अब आप अगर इसको स्टैटिक कर दें, देखिए आप अगर इसको स्टैटिक कर दें क्या ये काम करेगा? थोड़ा सा आपको सोचने की इसमें ज़रूरत है। तो अब इसको सेव कीजिए, कंपाइलेशन हो गया है और देखिए आउटपुट भी आपको निकल के आ गया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझें कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है x, अगर ये स्टैटिक नहीं है तो आप इसको फंक्शन के अंदर मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये समझने वाली बात है। ठीक है, तो यही हमने आपको ऑलरेडी बताया था। आप ये जो ऐड लिया है, ये ऐड क्या था, एक स्टैटिक फंक्शन था, और आप इसकी वैल्यू को किस में डाल रहे हैं, x में, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉन स्टैटिक या नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए मान लीजिए आपने यहाँ लिखा, तो ये सारे सीक्वेंस आपको चेक करने हैं। ठीक है, कि कहाँ क्या लिखने से क्या होता है और कहाँ क्या अलाउड है। हमने तो आपको थ्योरी लिखवा दी है, एरर आपको आती है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट की, वही आती है नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम दिस। अच्छा, इसको अगर हम x की जगह a लिख दें, a भी है तो चलो इसको c लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग जो है वो चेक कर लीजिए। देखिए क्या आ रहा है, ये तो अभी ऊपर वाले x की बात कर रहा है, तो x को तो हम एक बार सॉल्व करते हैं ताकि हमको आगे चलना पड़े। ठीक है, तो देखिए आपने लिखा स्टैटिक इंट ऐड, आपने फंक्शन लिखा स्टैटिक था, लेकिन अगर आप इंट सी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि वहाँ आपने ऊपर फंक्शन लिखा था, वैल्यूज़ को आप यहाँ से रेफ़र कर रहे थे, जो कि नॉन स्टैटिक की वैल्यूज़ को आप सीधा रेफ़र कर रहे थे, तो वहाँ आपको इशू नहीं था। लेकिन जब आप स्टैटिक फंक्शन में कर रहे हैं तो इशू आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है स्टैटिक की चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और जो हमने थ्योरी में लिखा है वो आपको बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये स्टैटिक फंक्शंस का, अच्छा इसका और एग्जांपल देखते हैं, वो आपको और अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा सकते हैं, बट आप जब रेफरेंस देंगे बाहर से तो वो आप नहीं ले पाएंगे अगर वो स्टैटिक नहीं है। तो ये प्रोग्राम हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक प्रोग्राम देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक कोई काउंटर वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो आपने लिखा इंट काउंटर। ठीक है, जब आपने काउंटर लिखा उसके बाद मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिखा
टेस्ट नाम से, ठीक है। ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है, अभी हम इसको स्टैटिक नहीं बना रहे हैं, तो एक फंक्शन हमने टेस्ट नाम से लिखा, ठीक है। अब यहाँ हम इस काउंटर को प्लस प्लस करते हैं, ये हमारा फंक्शन क्या करता है, जब भी आप इसको कॉल करेंगे काउंटर की वैल्यू को ये 1 से प्लस कर देगा, ठीक है। वेरी मच फाइन, कोई इशू नहीं है। और ये क्या करेगा, फिर बाद में इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं कि क्या वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ भी आपको प्रिंट कर देगा, करंट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दें प्लस लगा करके काउंटर। तो ये आपको क्या करेगा, काउंटर की वैल्यूज़ को रिटर्न करके दे देगा, जो भी प्रिंट होगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और इसको मान लीजिए आपने स्टैटिक एग्जाम्पल क्लास में लिया है, तो इस क्लास को ही अलग बना लेते हैं। चलिए, अभी के केस में हम क्या करके चलते हैं कि ये जो एक क्लास है, इस क्लास को ही अलग बना लेते हैं। 2 क्लासेस लेके चलते हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, एक ही क्लास ली है, उसी पर सारा काम किया है। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 क्लास लेंगे, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये हमने एक मतलब स्टैटिक एग्जाम्पल नाम से क्लास ले ली है, और पब्लिक में हटा देता हूँ, अभी बताते हैं क्यों हटाते हैं इस पब्लिक को, ठीक है। और यहाँ पर एक और हम मान लीजिए क्लास बनाएं, इस क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। और इस जो पर्टिकुलर क्लास है इसका नाम मान लीजिए हम रख देते हैं, जो क्लास का नाम है वही रख देते हैं, चलिए, स्टैटिक एग्जाम्पल, राइट। तो ये हमने इसका नाम रख दिया, और अब इसमें कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखिए क्या लिख रहे हैं, टेस्ट t1 इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अब सभी को पता है कि ये जो टेस्ट, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे ही जैसे ही हमने न्यू टेस्ट लिखा ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने पास कर दिया t1 में, ठीक है। अब ये जो t1 है, ये जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बना वैसे ही आपका ऑब्वियस बात है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो चलो कंस्ट्रक्टर से यहाँ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप टेस्ट लिखेंगे, अभी टेस्ट क्या है, ऑब्वियस बात है कंस्ट्रक्टर है। ये देखिए कंस्ट्रक्टर हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको उस हिसाब से देखें तो ये पर्टिकुलर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो एक कंस्ट्रक्टर हुआ। जैसे ही आपने टेस्ट का बनाया वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और एक काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार इस काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन क्या ये मेमोरी के केस में पॉसिबल है, तो वो हम देख लेते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो देखेंगे क्या इसकी वैल्यूज़ अलग आती हैं, सेम आती हैं, क्या रेप्लिकेशंस हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसको 4-5 बार चलाते हैं, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, T2, T3 एंड T4। अब ये मान लीजिए हमने 4 बार चलाया, अब ये प्रोग्राम आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये देखने वाली बात है। और एक और इसमें अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। देखिए करंट वैल्यू क्या आ रही है, करंट वैल्यू 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है आप समझिए, क्योंकि ये जो काउंटर है ये आपका वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करता है, क्योंकि ये क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल है, और क्योंकि ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल है तो जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सारे ऑब्जेक्ट्स में ये काउंटर फ्रेश जाएगा, ठीक है। और उसका कोई इशू नहीं है, और जब ये फ्रेश जाएगा तो हर बार जो है वैल्यू +1 होकर के आएगी, तो वो 1 1 1 1 आपको शो हो रहा है। इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर मैं यहाँ पर आर्या लिख दूँ स्ट्रिंग लेकर के, तो क्या T2 के लिए आर्या चेंज हो जाएगा, क्या T3 के लिए आर्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। आ रही है बात सभी को समझ में। तो इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर जितने भी आपने स्टूडेंट लिए T1 T2 T3 T4, ये चारों स्टूडेंट्स के लिए ये काउंटर अपनी अपनी कॉपीज़ रखेगा और उन्हीं में अपडेट करेगा। तो सबके लिए, जैसे मान लीजिए इसके लिए 0 है, इसकी वैल्यू अभी डिफ़ॉल्ट, तो ये 0 +1 उसको करता रहेगा हर बार, ठीक है। तो इसको स्टैटिक बनाते हैं एक बार इस काउंटर वेरिएबल को, और हम चेक करते हैं। देखिए
अब जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 आ रही है, मतलब आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने इसको स्टैटिक बनाया तो आपको पता है ये क्लास के लेवल पर काम कर रहा है। जब क्लास के लेवल पे काम कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, एक ही कॉपी बनेगी। तो जब इसकी कॉपी एक ही बनेगी तो जो पहले वाला ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर, इसने इसकी वैल्यू को +1 कर दिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो उसने इसकी वैल्यू को +2 कर दिया। तो इसका मतलब जितने भी आपके T1 T2 T3 T4 बन रहे हैं इनके लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल बना है काउंटर, जब आपने इसको स्टैटिक बना दिया। 4 अलग अलग नहीं बने हैं जो फ्रेश वैल्यूज रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही स्टैटिक जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी प्रॉपर्टी भी होती है और इसीलिए ये यूज़ भी किया जाता है। तो एक तरीके से आपकी मेमोरी सेव होती है और साथ साथ में वो आपके बाकी चीज़ों में भी काम आता है। तो ये एक पर्टिकुलर हुआ। अब इसको अगर मैं आपको क्लासेस के हिसाब से बताऊं, ठीक है, तो मान लीजिए अभी इसको हटाते हैं। नॉर्मल हम एक क्लास बनाते हैं और इसको एक्सेस करना अब और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में है इस नाम से, ठीक है, क्लास है और इस क्लास में आप क्या कर रहे हैं, चलिए तो अब इस क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए वेरिएबल बना रहे हैं int x इज इक्वल्स टू, या int x लिख लीजिए आप, भी कुछ वैल्यू इसमें मत डालिए, और उसके बाद आप लिख रहे हैं int y, राइट। और यहाँ एक फंक्शन आप लिख रहे हैं जो कि है आपका मान लीजिए पब्लिक वॉइड, और मान लीजिए ये आपका कुछ भी आप मान लीजिए इसको रन मान लीजिए, रन फंक्शन है, ठीक है, रन 1 आप इसका नाम रख दीजिए, रन 1, ये आपका फंक्शन है। अब ये किस तरह का फंक्शन है, ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और अगर बात करें एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि हम स्टैटिक बनाते हैं रन 2 नाम से, ठीक है। तो ये 2 फंक्शन आपके बन गए हैं। अब मान लीजिए एक क्लास हम लिखें, इसका नाम आप टेस्ट रख लीजिए, चलिए दोबारा वही इसका नाम रख लीजिए, और यहाँ पर आप क्या कीजिए एक और क्लास बनाइए जिसका नाम आप ये रखिए, ठीक है, ये आप रखिए इस क्लास का नाम, या इसको अगर मैं आपको एक बार इनर क्लासेस से भी बताऊं, है ना, तो इनर क्लासेस के अंदर मान लीजिए ये क्लास है, इसको मैं लिख दूं test2 नाम से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक क्लास के अंदर आप क्लास बनाते हैं तो उसको आप इनर क्लास कहते हैं, और इसको आप चाहें तो स्टैटिक कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्टैटिक बना दिया तो ये आपकी एक स्टैटिक क्लास बन के सामने आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ लिखें हम स्ट्रिंग आर्ग्स, सॉरी, ठीक है। तो हम इस क्लास को यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, अब इस क्लास को ही आप इनर क्लास कब मानी जाएगी, जब ये यहाँ इस तरीके से होगा। तो ये ब्रेसेस जो है वो यहाँ तक चल रहा है। एक और क्लास आपने बनाई है जो कि स्टैटिक क्लास टेस्ट नाम से है, और यहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते हैं वो आपने लिख लिया। सब कुछ फिट एंड फाइन है, कोई इशू नहीं है। अब ये जो y है इसको हम स्टैटिक कर लेते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हम या क्लास का नाम लेते हैं टेस्ट, ठीक है, और t
1 इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, ये टेस्ट को दोबारा हम स्टैटिक एग्जाम्पल कर लें, क्योंकि हम इनर क्लास वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये लीजिए, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल बनाएंगे, जिसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक एग्जाम्पल ठीक है। तो इसी तरीके से आप हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते आए हैं। तो ये आपने लिखा, ठीक है। अब इसको लिखने से क्या होगा, आपने लिखा T1, तो T1 के पास में अब X होगा क्या, Y होगा क्या। तो अब आप समझिए कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट T1 नहीं भी बनाएंगे तो भी Y तो जो है वो रहेगा ही रहेगा क्लास के पास, और वो ऑटो इनिशियलाइज किससे होगा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से, जो मैंने आपको थ्योरी में बताई थी। तो स्टैटिक तो भी बनेगा अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये होता है जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं या कोई प्रोग्राम रन करते हैं, तो एक लोडर जो है क्लास को वो लोड आप करवाते हैं, और जब आपकी क्लास लोड होती है तब आपका जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो बन जाते हैं। एक्स जब बनेगा, जब एसोसिएट होगा, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं एक और अभी इसे स्टैटिक से कंफ्यूज मत होना, ये तो क्लास का नाम है स्टैटिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर मुझे इनर क्लास को यूज़ करना है, वो अभी देखेंगे, ठीक है। मैं अभी इसको लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, इन या स्टैटिक एग्जाम्पल, ठीक है, स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट वाई इज इक्वल्स टू 5। क्या ये काम करेगा, ठीक है। अब ये काम क्यों करेगा, क्योंकि हमने T1 डॉट वाई नहीं लिखा है, ये सीधा स्टैटिक एग्जाम्पल क्लास का नेम था, डॉट वाई लगाया और सीधा हमने इसको यूज़ करने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ये सीधा क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब अगर मैं रन टू फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूँगा, तो रन टू फंक्शन भी आपका कॉल हो सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा, सीधा क्लास का नेम डॉट आपका जो रन टू फंक्शन है वो आप लिखो, और वो सीधा इस तरीके से डॉट्स ऑपरेटर से आपका रन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये आप समझिए, एक बार इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कुछ एरर आती है तो उसको ठीक करते हैं, फिर ये जो इनर क्लास लिखी है इसको कैसे एक्सेस करेंगे ये देखेंगे। चलिए, कुछ एरर है, वेरी गुड। ये क्या बोलता है, स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट रन। कई बार एरर आती है, ज़रूरी नहीं है वो आपके प्रोग्राम की वजह से हो, कई बार आपके ब्रेसेस भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो रन कर गया है, मतलब कोई एरर निकल के नहीं आई है। तो आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट भी कुछ करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ। मान लीजिए आपने लिखा इन रन 1, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि भाई रन 2 भी चला है कि नहीं चला है, या फिर सिर्फ ऐसे ही वो एरर नहीं आई है और प्रोग्राम हो गया है, तो वो भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी, ये गलत जगह लिखा गया है, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जनरली ये एक लाइन में हम नहीं लिखते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, ऐसे जो आप हमेशा देखते आए हैं, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए, एक फंक्शन चालू हुआ, ये फंक्शन ख़त्म हुआ, एक फंक्शन ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये रन टू हमने लिया। चलिए एक बार इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं।
2 एरर्स, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाया है। जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो एरर्स कंपाइलर देता है वो आपको कितना हेल्पफुल करती हैं चीज़ों में, ठीक है। बस आपको पढ़ना आना चाहिए उन एरर्स को। जैसे इससे पहले एरर आई थी इनम एक्सपेक्टेड, तो वो भी आपको देखिए इन रन टू, इसका मतलब जब आपने फंक्शन कॉल किया स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट रन टू, तो ये इन रन टू में गया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चेक करें यहाँ पर मान लीजिए मैं रन टू की बात करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ भी, जैसे इस फंक्शन के अंदर y इज इक्वल्स टू 4, क्या कोई एरर आती है क्या? देखो एक बार, देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये अलाउड है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ x इज इक्वल्स टू 4, अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या आता है, एरर निकल के आती है। क्या बोलता है एरर? नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे हिसाब से हमने स्टैटिक की काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। अब जो लास्ट चीज़ बचती है वो क्या बचती है? इस इनर क्लास को यूज़ करना। कौन सी वाली इनर क्लास को? जो कि test2 के नाम से है। अब मान लीजिए इसको कॉल करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं इस क्लास टेस्ट के अंदर कोई एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ सिटी, ठीक है। और सिटी में मान लीजिए मैंने डाल दिया अलवर, ये डाल दिया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है ये स्टैटिक टाइप है, तो मैंने इसको क्या किया, स्टैटिक किया। चलिए, तो इसको मैंने स्टैटिक कर दिया और ये क्लास का वेरिएबल है और इसको मैं बाहर से एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो इसको पब्लिक भी करूँगा, अदरवाइज ये दूसरी क्लास में एक्सेस है, मतलब ये इसके नीचे एक्सेसिबल नहीं होगा। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें तो आप जब फंक्शन लिखते थे तो उसमें कैसे लिखते थे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और सिटी इज इक्वल्स टू अलवर। तो ये कुछ अब आपको समझ में आने लगा होगा कि जावा बनाने वाले ने किस तरीके से इसको मैनेज किया है। अब इसको मान लीजिए मुझे यहाँ कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होगा? क्लास के नेम से कॉल होगा, क्योंकि ये स्टैटिक क्लास बनाई हुई है आपने। तो आपके ऊपर कौन सी क्लास है? क्लास है स्टैटिक एग्जाम्पल, ऑब्वियस बात है क्लास का नाम ये है। तो ये लिखा सबसे पहले आपने, फिर आपने डॉट ऑपरेटर लगाया। अब आप क्या करेंगे? क्लास का नेम देंगे। क्लास का नेम क्या है? test2। और उस test2 के बाद में आप क्या देंगे? जो पर्टिकुलर वैल्यू आपको एक्सेस करनी है। तो आपको क्या करना है? इस क्लास का सिटी जो है वो एक्सेस करना है। तो वहाँ आप लिखेंगे डॉट सिटी, ठीक है। ये आपने, अब इसको कैपिटल नहीं लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं ताकि नेमिंग कन्वेंशन हमारा हमेशा सही रहे, ठीक है। तो इसको सिटी लेके चलेंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको मान लीजिए मुझे प्रिंट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर आप चाहें तो इसको सीधा लिख सकते हैं, तो भी ये सीधा प्रिंट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करेंगे? सीधा क्लास के नेम से स्टार्ट करेंगे, देन इनर क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसका वेरिएबल लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इनर क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा हम x लेकर के चल रहे हैं, x को अभी भी ये मान रहा है, तो x कहाँ लिख दिया हमने, उसको हटा देते हैं। ये हमने कमेंट कर दिया है, ठीक है, हो गया है। तो देखिए इन रन टू ए और अलवर भी आपको प्रिंट होकर के आ गया है। तो इस तरीके से स्टैटिक मोर देन इनफ हम पढ़ चुके हैं इनर क्लासेस के लिए, फंक्शंस के लिए, वेरिएबल्स के लिए। बाकी हम जो है वो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो देखते हैं, या तो एरे पढ़ेंगे या इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।